नमस्कार, महीनान की खास पेशकश कंपनीनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी पूरे हफ्ते की बड़ी खबरों से अपडेट करवाते हैं। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। पहली खबर का रुख करते हैं। यूके के वोडाफोन ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप के मालिकाना अधिकार वाली टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने अपने यूके के पेरेंट वोडाफोन पीएलसी से 436 करोड़ रुपए की रकम जुटाने को मंजूरी दे दी है। ये रकम 10 रुपए 20 पैसे प्रति शेयर के भाव पर निवेश की जाएगी और इसके लिए प्रोमोटर ग्रुप कंपनी यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज को प्रेफरेंशियल आधार पर या तो 42 करोड़ 76 लाख इक्विटी शेयर या वारंट जारी किए जाएंगे। इसके लिए 15 जुलाई को शेयरधारकों से मंजूरी लेने के लिए एक ईजीएम भी बुलाई गई है। दरअसल कंपनी को आने वाले 5G स्पेक्ट्रम की बोली और अपने नेटवर्क में निवेश करने के लिए पूंजी की जरूरत है। साथ ही दूसरी खबर में सरकार ने कंपनी के वित्त वर्ष 2019 तक के बकाये को 4 साल के मॉरेटोरियम की मंजूरी दे दी है। 23 मई को वोडाफोन का शेयर मजबूत शुरुआत के बाद मुनाफा वसूली का शिकार हो गया था। दूसरी खबर, वेदांता ने तमिलनाडु में अपने कॉपर प्लांट को बेचने के लिए बोलियां मंगवाई हैं। बोली जमा करने के लिए 4 जुलाई आखिरी तारीख है। तुतिकोरिन स्थित ये कॉपर स्मेल्टर और रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के चलते मई 2018 से बंद था। 4 लाख MTPA वाली क्षमता के इस प्लांट के बंद होने से पहले ये प्लांट देश की 40% कॉपर जरूरत को पूरा करता था। इस प्लांट को बनाने में करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत आई थी और प्लांट बंद होने से कंपनी को सालाना करीब 180 करोड़ रुपए का कामकाजी घाटा हो रहा है। 20 जून को खबर आने के बाद वेदांता का शेयर 12% की गिरावट के साथ बंद हुआ था और दिन के दौरान शेयर ने 221 रुपए 75 पैसे का नया 52 हफ्ते का निचला स्तर भी छुआ था। तीसरी खबर, यस बैंक को लेकर इस हफ्ते 3 अलग अलग खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि इस बैंक की किसी ARC यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को 12,000 करोड़ रुपए के बैड लोन बेचने की प्रक्रिया में देरी हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक की इसी ARC में छोटी हिस्सेदारी लेने की भी योजना है, पर रिजर्व बैंक चाहता है कि बैंक किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली स्थिति में ना फंस जाए। इस वजह से यह मामला अटका हुआ है। दूसरी खबर में यूएस की PE फर्म कार्लाइल ग्रुप की कन्वर्टेबल डेट रूट के जरिए बैंक में 10% हिस्सा खरीदने की योजना है। कार्लाइल ग्रुप की FPIs की बजाय FDI रूट के जरिए ये निवेश करने की योजना है। और तीसरी खबर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैंक के खिलाफ डिश टीवी के प्रमोटर्स की अर्जी को खारिज कर दिया है। 24 जून को होने वाले डिश टीवी की EGM में येस बैंक को वोटिंग से रोकने के लिए ये अर्जी दी गई थी। 20 जून को येस बैंक का शेयर करीब 0.25% गिरकर बंद हुआ था। चौथी खबर, देश की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी टाटा स्टील ने मई के दूसरे हिस्से में रूस से करीब 75,000 टन कोयला इंपोर्ट किया है। गौरतलब है कि रूस के साथ कारोबार ना करने का प्रण लेने के कई हफ्तों बाद अब कंपनी ने दोबारा कोयला इंपोर्ट शुरू कर दिया है। अप्रैल में कंपनी ने कहा था कि कंपनी के भारत, यूके और नीदरलैंड्स के सभी प्लांट्स ने रूस पर निर्भरता खत्म करने के लिए कच्चे माल की ऑल्टरनेटिव सप्लाई सोर्स की है। कंपनी ने यह भी कहा था कि रूस के साथ कारोबार रोकने के लिए एक कॉन्शियस डिसीजन लिया गया था। 21 जून को टाटा स्टील का शेयर करीब 0.3% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। पांचवी खबर, शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक और बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की ओर से समर्थित अकासा एयर का पहला बोइंग 737 मैक्स विमान दिल्ली पहुंच गया है। अकासा एयर ने कुल मिलाकर 72 ऐसे विमानों का ऑर्डर अमेरिकी कंपनी बोइंग को दिया है। इस विमान की डिलीवरी से कंपनी एयर ऑपरेटर्स परमिट यानी AOP हासिल करने के एक कदम और नजदीक आ गई है, जो कमर्शियल ऑपरेशंस लॉन्च करने के लिए बेहद अहम होता है। 21 जून को खबर आने के बाद स्पाइसजेट का शेयर 7% और इंडिगो का शेयर करीब 5.25% चढ़कर बंद हुआ था। छठी खबर, टाटा समूह के मालिकाना अधिकार वाली एयर इंडिया कमर्शियल एविएशन इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन डील्स में से एक करने की तैयारी कर रही है। एयर इंडिया की 300 नैरो बॉडी विमान खरीदने की योजना है। इनमें एयरबस के A320 नियो फैमिली जेट्स या बोइंग के 737 मैक्स विमान हो सकते हैं या फिर इन दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। माना जा रहा है कि इस डील की वैल्यू $40 अरब के आसपास समझी जा रही है। हालांकि ऐसी बड़ी डील्स में डिस्काउंट मिलना आम बात है, लेकिन आपको बता दें कि 300 विमानों के निर्माण और डिलीवरी में कई सालों या एक दशक से ज्यादा का भी समय लग सकता है। सातवीं खबर, देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी RIL की 45वीं EGM में एनालिस्ट का मानना है कि ग्रीन एनर्जी और कंज्यूमर बिजनेस पर ज्यादा फोकस रह सकता है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि कंपनी अपने ऑयल टू केमिकल्स यानी O2C कारोबार के डीमर्जर की योजना को भी रिवाइव कर सकती है, जिसे पिछले साल रद्द कर दिया गया था। कुछ दिन पहले ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म JP मॉर्गन ने कहा था कि उनको EGM में जियो और रिटेल कारोबार के IPO की घोषणा होने की उम्मीद नहीं है। कंपनी की AGM की तारीख तो तय नहीं है, पर इसके अगले कुछ हफ्तों में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 20 जून को RIL का शेयर करीब 2% गिरकर बंद हुआ था। साथ ही दूसरी खबर में सेबी ने RIL और 2 कंप्लायंस ऑफिसर्स सावित्री पारेख और सेतु रामन पर कुल
30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना 2020 में जियो फेसबुक सौदे के बारे में शेयर बाजार को सीधे जानकारी ना देने के कारण लगाया गया है। 21 जून को शेयर करीब 1.5% चढ़कर बंद हुआ था। 8वीं खबर, देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी और सरकारी नवरत्न कंपनी कोल इंडिया अपने कारोबार को डाइवर्सिफाई करने की योजना बना रही है, यानी कि कंपनी गैर कोयला कारोबार में एंट्री लेने की सोच रही है। कंपनी की एल्यूमिनियम उत्पादन और सोलर पावर जनरेशन सेगमेंट में हाथ आजमाने की योजना है। इसके लिए कंपनी ओडिशा में नया एल्यूमिनियम प्लांट लगा रही है, जिसके लिए कुछ मंजूरियां मिलने का इंतजार है। साथ ही कंपनी ने बॉक्साइट ब्लॉक के लिए भी अर्जी दी है, जिसके लिए एक इक्विटी पार्टनर की भी तलाश जारी है। यही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी बड़ी योजनाएं हैं कंपनी की, जिसके लिए अप्रैल 2021 में CIL नवीकरणीय ऊर्जा नाम की सब्सिडरी का भी गठन कर लिया गया है। वित्त वर्ष 2030 तक कंपनी की 3000 मेगावाट के सोलर पावर क्षमता जोड़ने की योजना है। 20 जून को कोल इंडिया का शेयर 2.5% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। अगली खबर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, एरोस्पेस और रेल एंड मेट्रो सेगमेंट को इक्विपमेंट सप्लाई करने वाली सरकारी कंपनी BEML के डीमर्जर को सरकार से मंजूरी मिल गई है। इस डीमर्जर के लिए कंपनी के कोर और नॉन कोर एसेट्स को अलग किया जाएगा, जो कि इस कंपनी के विनिवेश के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था। इस प्रक्रिया को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। जानकारों के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी DIPAM अगले हफ्ते विनिवेश के लिए बोलियां मंगाने की तारीख पर विचार कर सकता है। सरकार की विनिवेश के जरिए 26% हिस्सा बेचने की योजना है और मौजूदा वित्त वर्ष में ही इस कंपनी की बिक्री की प्रक्रिया को पूरे करने की उम्मीद है। 20 जून को BEML का शेयर करीब 3% गिरकर बंद हुआ था। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की ऑल्टरनेट एसेट्स बिजनेस से जुड़ी सब्सिडरी कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड यानी KIAL की अपना कारोबार विस्तार करने की योजना है। KIAL की वेंचर कैपिटल, डेट और बायआउट स्पेस में एंटर करने की योजना है। फिलहाल कोटक ग्रुप की इन तीनों सेगमेंट्स में मौजूदगी नहीं है और बीते 5 साल में देश में वेंचर डेट से जुड़े इन्वेस्टमेंट्स में भारी भरकम इजाफा हुआ है। साथ ही दूसरी खबर में KIAL ने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी ADIA की एक सब्सिडरी के साथ मिलकर 59 करोड़ डॉलर का एक ऑफिस रियल्टी फंड तैयार किया है, जो देश में ऑफिस स्पेसिस में निवेश करेगा। 20 जून को कोटक महिंद्रा का बैंक शेयर करीब 0.5% चढ़कर दिन की ऊंचाई के पास जाकर बंद हुआ था। 11वीं खबर, L&T फाइनेंस की अपने रियल एस्टेट एसेट्स को बेचने के लिए अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के साथ बातचीत चल रही है। 8,000 से 9,000 करोड़ रुपए के रियल एस्टेट लोन से जुड़ी ये डील की वैल्यू $1 अरब के आसपास आंकी जा रही है। जानकारों के मुताबिक L&T ग्रुप की इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में एक्सपोजर घटाकर रियल एस्टेट रिटेल सेगमेंट पर ज्यादा फोकस करने की योजना है। साथ ही इस डील से कंपनी को अपफ्रंट कैश मिलेगा, जिससे बैलेंस शीट से कर्ज को कम करने में मदद मिलेगी। दोनों कंपनियों के बीच सौदा अगले कुछ हफ्तों में पूरा होने का अनुमान है। ये सौदा पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस की अपोलो के साथ हुई डील की तर्ज पर AIF यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्ट्रक्चर के जरिए होने का अनुमान है। 20 जून को L&T फाइनेंस का शेयर सारी बढ़त गंवाकर सपाट बंद हुआ था। 12वीं खबर, विप्रो ने अपनी 2 बिजनेस यूनिट्स का विलय करने की घोषणा की है। इन दोनों यूनिट्स में कमर्शियल लाइटिंग और सीटिंग सॉल्यूशन शामिल हैं, जिनको एक साथ जोड़कर नई इकाई का गठन किया गया है। कंपनी की कॉमन डीलरशिप नेटवर्क और सर्विसिंग कस्टमर्स का लाभ लेते हुए ग्रोथ को बढ़ाने और खर्चों में कमी का फायदा उठाने की मंशा है। इस घोषणा के बाद कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल बिजनेस के VP और बिजनेस हेड अनुज धीर ने कहा कि इस विलय से कंपनी का उद्देश्य अपने B2B स्पेस के ग्राहकों को वाइडर सॉल्यूशंस और ज्यादा वैल्यू डिलीवर करना है। 20 जून को विप्रो का शेयर 3% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था। अगली खबर, देश की सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद अब श्री सीमेंट ने भी 2500 करोड़ रुपए के क्षमता विस्तार खर्च की घोषणा कर दी है। श्री सीमेंट की आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 15 लाख टन सालाना क्षमता का क्लिंकर और 30 लाख टन सालाना क्षमता का सीमेंट प्लांट लगाने की योजना है। कंपनी की इस प्लांट को दिसंबर 2024 तक शुरू करने की योजना है। बढ़ते लागत खर्च और धीमी मांग के बावजूद सीमेंट कंपनियां क्षमता विस्तार योजना की घोषणा कर रही हैं, पर कंपनी के इस फैसले से निवेशकों को निराश ही हुआ है और 20 जून को खबर आने के बाद शेयर ने 17,865 रुपए के आसपास के 52 हफ्ते के नए निचले स्तर को छुआ था। 14वीं खबर, अदानी समूह में एक के बाद एक अधिग्रहण का सिलसिला जारी है और अब इस समूह की कंपनी अदानी पावर ने 2 इंफ्रा डेवलपमेंट कंपनियों SPPL और EREPL का 100% हिस्सा खरीदने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। सपोर्ट प्रॉपर्टीज यानी SPPL का सौदा 280 करोड़ रुपए में और एटर्नस रियल एस्टेट यानी EREPL का सौदा 329 करोड़ रुपए में हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर दोनों कंपनी का सौदा 609 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम में हुआ है। इन दोनों कंपनियों के अधिग्रहण से अदानी पावर की इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े कारोबार में कदम रखने की योजना है। 21 जून को अदानी पावर का शेयर 2% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था।
अगली खबर, ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान यानी OTPP की महिंद्रा सस्टेन में 49% हिस्सा खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि महिंद्रा सस्टेन ऑटो कंपनी M&M की रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट है। दोनों कंपनियों के बीच 2300 करोड़ रुपए में यह सौदा हो सकता है, यानी कि महिंद्रा सस्टेन की वैल्यू करीब 4600 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। M&M की ओर से पिछले 2 सालों में महिंद्रा सस्टेन में हिस्सा बिक्री की ये तीसरी कोशिश है। महिंद्रा सस्टेन की आय मुनाफे में कमी के साथ साथ कर्ज में बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2020 अंत तक 466 करोड़ रुपए के मुकाबले मार्च 2021 तक महिंद्रा सस्टेन पर 719 करोड़ रुपए का कर्ज था। 22 जून को M&M का शेयर करीब 1.5% गिरकर बंद हुआ था। अगली खबर का रुख करते हैं। मल्टीप्लेक्स चलाने वाली 2 कंपनियों PVR और आइनॉक्स को दोनों कंपनियों के विलय के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी से मंजूरी मिल गई है। मार्च 2022 में इन 2 कंपनियों के मर्जर की घोषणा की गई थी और इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद ये कंपनी 1500 से ज्यादा स्क्रीन के साथ देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन बन जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत आइनॉक्स का PVR में विलय होगा और आइनॉक्स के शेयरधारकों को 10 शेयरों के बदले PVR के 3 शेयर मिलेंगे। मर्जर के बाद PVR के प्रमोटर्स का कंपनी में करीब 10.5% हिस्सा होगा और आइनॉक्स से प्रमोटर्स का करीब 17.25% हिस्सा होगा। सेबी से मंजूरी इस मर्जर के लिए काफी अहम कदम है और अब एनालिस्ट ऐसा मान रहे हैं कि 2 से 3 तिमाही में मर्जर पूरा हो सकता है। 22 जून को PVR और आइनॉक्स के शेयरों में करीब 0.5% की मजबूती देखने को मिली थी। 17वीं खबर, CBI ने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO के 4 अधिकारियों और बायोकॉन के एक एग्जीक्यूटिव प्रवीण कुमार को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। CDSCO के 4 अधिकारियों में जॉइंट ड्रग कंट्रोलर एसवारा रेड्डी भी शामिल हैं। ये मामला बायोकॉन की सब्सिडरी बायोकॉन बायोलॉजिक्स के इंसुलिन एस्पार्ट इंजेक्शन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ा है। CBI ने CDSCO के JDC रेड्डी को क्लिनिकल ट्रायल को वेव करने के लिए 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। हालांकि बायोकॉन ने कंपनी के किसी भी अधिकारी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों का खंडन किया है, पर 22 जून को बायोकॉन का शेयर इस खबर आने के बाद 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 18वीं खबर, देश की पहली और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी सर्विस कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL ने IPO लाने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर से बातचीत शुरू कर दी है। इस IPO से कंपनी की 4,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिससे कंपनी का कुल वैल्यूएशन 16 से 17,000 करोड़ रुपए के आसपास आंका जा रहा है। इस IPO में बड़ा हिस्सा OFS यानी ऑफर फॉर सेल का होगा, जिसमें मौजूदा निवेशक जो कि ज्यादातर सरकारी बैंक हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। IDBI बैंक और NSE के पास इस कंपनी का सबसे ज्यादा 26% और 24% हिस्सा है। इसके अलावा SBI, यूनियन बैंक और कैनरा बैंक की 5%, करीब 3% और 2.5% के आसपास की हिस्सेदारी है, जबकि सुट्टी के जरिए सरकार के पास करीब 6.25% का हिस्सा है। अन्य निवेशकों में HDFC बैंक, सिटी बैंक, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, डॉइश बैंक, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और IIFL स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड शामिल है। 22 मई को IDBI बैंक का शेयर करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, आइनॉक्स विंड की सब्सिडरी कंपनी आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी ने IPO के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास अर्जी दाखिल कर दी है। IPO के जरिए आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी की कुल 740 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इस IPO के जरिए प्रमोटर कंपनी आइनॉक्स विंड की OFS के जरिए 370 करोड़ रुपए के शेयर बेचने की योजना है और फ्रेश इश्यू के जरिए कंपनी को 370 करोड़ रुपए के आसपास की ही रकम मिलेगी। IPO से मिली रकम का इस्तेमाल कर्ज के भुगतान और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए किया जाएगा। इससे पहले फरवरी में भी कंपनी ने IPO के लिए अर्जी दाखिल की थी, पर अप्रैल में इसे बिना कोई कारण बताए वापस ले लिया गया था। 20 जून को आइनॉक्स विंड का शेयर करीब 4.25% गिरकर बंद हुआ था। 20वीं खबर, जैन इरिगेशन ने घोषणा की है कि कंपनी के ग्लोबल इरिगेशन बिजनेस को राइवोलस के साथ जोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि सिंगापुर की इन्वेस्टमेंट फंड टेमेसक का हिस्सा है राइवोलस। दोनों कंपनियों के बीच कैश और स्टॉक के जरिए सौदा होगा। जैन इरिगेशन के ग्लोबल इरिगेशन बिजनेस को 4,200 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन दिया गया है। डील की रकम से कंपनी को 2700 करोड़ रुपए का पूरा जो विदेशी कर्ज है वो भुगतान करने में मदद मिलेगी और कुल कर्ज में इसके जरिए करीब 45% की कमी होगी। डील के बाद राइवोलस का कंपनी में 78% और जैन इरिगेशन का 22% हिस्सा होगा। डील की खबर से 21 जून को 20% के ऊपरी सर्किट पर बंद होने के बाद 22 जून को भी शेयर 10% से ज्यादा मजबूती के साथ बंद हुआ था। 21वीं खबर, मेटल स्क्रैप और ट्रेडिंग के कारोबार से जुड़ी सरकारी कंपनी MSTC की सब्सिडरी FSNL यानी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड में स्ट्रेटेजिक हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार को कई सारी बोलियां मिली हैं। सरकार ने मार्च में FSNL के निजीकरण की बोलियां मंगवाई थी और पिछले महीने बोली की आखिरी तारीख बढ़ाकर 6 जून कर दी थी। इस स्ट्रेटेजिक सेल में FSNL के प्रबंधन का कंट्रोल भी ट्रांसफर किया जाएगा। 20 जून को MSTC का शेयर करीब 6.5% गिरकर बंद हुआ था।
चलिए, तो आपने इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी खबरों को तो जान लिया, लेकिन आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत की। स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। फंडिंग की दिक्कतों और निवेशकों की ओर से मुनाफे में आने समेत प्रदर्शन में सुधार की मांग से जूझ रहे बड़े स्टार्टअप्स अब टॉप परफॉर्मर्स को रिटेन करने के लिए एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज पर फोकस कर रहे हैं। चूंकि ज्यादा फोकस अब मुनाफे के ऊपर है, तो फाउंडर्स के ऊपर ऐसा कल्चर बनाने का दबाव है जिससे कंपनी के अहम कर्मचारी लॉयल बने रहें। इसी के मद्देनजर ई स्पोर्ट्स कंपनी एमपीएल ने 3 बड़े बदलाव किए हैं। इसमें इंडिविजुअल्स के बजाय पूरी टीम को रिवॉर्ड करने के साथ साथ ईसॉप को सालाना के बजाय अब मासिक करने के साथ साथ कर्मचारियों की फिक्स्ड और वेरिएबल सैलरी को एक साथ जोड़ दिया गया है। इसी तरह B2B ई कॉमर्स कंपनी उड़ान ने भी अपनी ईसॉप पॉलिसी को 1 साल के बजाय बदलकर तिमाही आधार पर कर दिया है। दूसरी खबर, एडटेक स्टार्टअप अनअकैडमी ने करीब 150 कर्मचारियों की छटनी कर दी है। निकाले गए कर्मचारी कंपनी की कुल वर्कफोर्स का करीब 2.5% के आसपास का हिस्सा है। हालांकि कंपनी ने इस खबर का खंडन कर कहा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल राउंड के बाद लोगों के कंपनी से जाने की नौबत आई है। लेकिन आपको बता दें कि निकाले गए ज्यादातर लोग प्रेप लैडर से हैं, जिसे अनअकैडमी ने 2020 में खरीदा था। इस कदम से अब तक कंपनी के कुल 750 कर्मचारी प्रभावित हो चुके हैं। इससे पहले अप्रैल में भी अनअकैडमी ने 600 लोगों को निकाल दिया था। वेदांतु के अलावा अनअकैडमी इकलौता ऐसा एडटेक यूनिकॉर्न है जिसने कुछ महीनों में ही 2 बार अपने कर्मचारियों की छटनी की है। तीसरी खबर, सोशल कॉमर्स स्टार्टअप सिटी मॉल ने अपने 191 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इन कर्मचारियों में कस्टमर सपोर्ट, सेल्स टीम, मार्केटिंग, HR टीम और अन्य समेत कई डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं। गौरतलब है कि मार्च में यानी 3 महीने पहले ही कंपनी ने $7.5 करोड़ की रकम जुटाई थी। निवेशकों की ओर से खर्चों में कटौती और मुनाफे में आने की मांग के चलते कंपनी ने यह फैसला लिया है। फुल टाइम एम्प्लॉइज के अलावा कंपनी ने 160 से 200 ऑफ रोल कर्मचारियों को भी बाहर का रास्ता दिखाया है। इंक 42 के ले ऑफ ट्रैकर के मुताबिक 2022 में अब तक स्टार्टअप्स के 9,949 से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित हो चुके हैं। चौथी खबर, IoT और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज कंपनी मशीनफाई लैब ने सीरीज A फंडिंग राउंड की घोषणा की है। इस राउंड में कंपनी का $5 करोड़ की रकम जुटाने का लक्ष्य है। इस फंडिंग राउंड के बाद कंपनी का वैल्यूएशन बढ़कर $10 करोड़ हो जाएगा। मशीनफाई लैब की को-फाउंडर जिंग सन ने कहा कि सीरीज A फंडिंग राउंड तीसरी तिमाही के अंत से पहला पूरे होने जाने की उम्मीद है। इस फंडिंग राउंड के बाद कंपनी की टीम को बड़े पैमाने पर विस्तार में मदद मिलेगी। पांचवी खबर, बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B फिनटेक कंपनी फिनबॉक्स ने $1.5 करोड़ की रकम जुटा ली है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व A91 पार्टनर्स, आदित्य बिरला वेंचर्स और फ्लिपकार्ट वेंचर्स के साथ साथ मौजूदा निवेशक अराली वेंचर्स ने किया। फिनबॉक्स की इस रकम का इस्तेमाल कारोबार को बढ़ाने और साउथ ईस्ट एशिया मार्केट में विस्तार करने पर होगा। कारोबार के विस्तार के लिए कंपनी की अपने कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना करने की योजना है। कंपनी ने हाल में वियतनाम में एंट्री की है और बहुत जल्द इंडोनेशिया में भी जाने की तैयारी कर रही है। अगली खबर, डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी D2C स्किन केयर और ब्यूटी ब्रांड ममाअर्थ की अगले 12 से 15 महीनों में IPO लाने की योजना है। 2023 में आने वाले इस IPO के जरिए कंपनी की $30 करोड़ की रकम जुटाने की मंशा है। यानी कि कंपनी इस IPO के जरिए $3 अरब के वैल्यूएशन की मांग कर रही है। गौरतलब है कि जनवरी 2022 में यानी बीते फंडिंग राउंड में कंपनी का वैल्यूएशन $1.2 अरब का ही था। इस फंडिंग राउंड में कंपनी ने सिक्योया कैपिटल और बेल्जियम की सोफीना से पूंजी जुटाई थी। IPO के लिए 2022 के अंत तक कंपनी की अर्जी दाखिल करने की योजना है। सातवीं खबर, बैंकों और इकाइयों को ग्लोबल एस्क्रो बैंकिंग सॉल्यूशन मुहैया कराने वाले फिनटेक स्टार्टअप कैसलर ने सीड फंडिंग राउंड में $10 लाख का निवेश हासिल किया है। ये रकम ज़ीरोधा की वेंचर कैपिटल आर्म रेन मैटर से जुटाई गई है। इस फंडिंग राउंड में वेंचर कैटलिस्ट, 9 यूनिकॉर्न्स, फार्ड नेटवर्क और लेट्स वेंचर ने भी हिस्सा लिया है। इस रकम का इस्तेमाल घरेलू और विदेशी एस्क्रो प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो के विस्तार पर होगा। कैसलर की 10 और बैंकों के साथ कारोबार शुरू करने और 1 साल में बिजनेस को 10 गुना बढ़ाने की योजना है। आठवीं खबर, बेंगलुरु की सेल्स ऑटोमेशन SaaS प्लेटफॉर्म लीड स्क्वायर्ड भारत के यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाली लेटेस्ट कंपनी बन गई है। ये कंपनी भारत में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाली 103वीं कंपनी है। इस कंपनी ने $1 अरब के वैल्यूएशन पर सीरीज C फंडिंग राउंड में $15.3 करोड़ की राशि हासिल की है। ये रकम वेस्टब्रिज कैपिटल और मौजूदा निवेशकों से जुटाई गई है। $1 अरब से ज्यादा के वैल्यूएशन हासिल करने वाले स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। आपको बता दें कि इस महीने यानी जून में पर्पल और फिजिक्स वाला ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया था। अगली खबर, डेयरी और फ्रेश फूड्स कंपनी मिल्की मिस्ट ने पहले इंस्टीट्यूशनल फंडिंग राउंड से 10 से $12 करोड़ का निवेश हासिल करने का लक्ष्य बनाया है। इसके लिए कंपनी की क्रिस कैपिटल, केदारा, मल्टीपल्स, ट्रू नॉर्थ,
टीए और टेमसक जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड्स के साथ बातचीत चल रही है। यही नहीं, फंडिंग की प्रक्रिया में मदद के लिए कंपनी ने चेन्नई के इन्वेस्टमेंट बैंक वेदा कॉर्पोरेट एडवाइजर्स को नियुक्त किया है। फंडिंग के लिए अंतिम बोलियां इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में आ सकती है और ये डील अगली तिमाही में पूरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। लेकिन चलते चलते इस हफ्ते की बड़ी खबरों और डेवलपमेंट्स के बाद ब्रोकर्स ने किन कंपनियों पर अपनी रेटिंग या लक्ष्य में बदलाव किए हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। उम्मीद है आपको कंपनी नामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। मुझे और कंपनी नामा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।